नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी जेईई के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। आज हमारी चौथी टेस्ट सीरीज है। पिछले क्वेश्चंस कैसे लगे आपने बताया नहीं, जो है बताइए। और आज के क्वेश्चंस भी और अच्छे हैं, मतलब डेली के क्वेश्चन बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा शेयर कर दिए सेशन को, फिर शुरू करते हैं इसको। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन बी कंट्रोल वाटर लॉगिंग इन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है आपकी, कोई कृषि वाली भूमि है, उस पर आप क्या करेंगे, वाटर लॉगिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, लिखा है बाय क्लोजिंग द नियर बाय नेचुरल ड्रेन्स। अच्छा आप बताइए, अगर आपका खेत है, कोई भी खेत है, उसका नेचुरल ड्रेन है अगर, तो नेचुरल ड्रेन से पानी जो है बहकर चला जाएगा, तो उससे वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो पहला गलत हो गया, ये आपका नेचुरल ड्रेन से आपके वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, बल्कि कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बाय लाइनिंग कैनाल। ठीक है, कैनाल आपकी जा रही है, कैनाल की अगर आप लाइनिंग कर देंगे, इसका मतलब इसमें से सीपेज नहीं होगा। सीपेज नहीं होगा तो आपकी जो है लैंड में वाटर टेबल राइज नहीं करेगा, जिससे वाटर लॉगिंग नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरा ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाटर लॉगिंग होता क्या है, वाटर लॉगिंग होता है कि आपकी जो मान लीजिए फील्ड है, क्रॉप फील्ड है, जिसमें आप खेती कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, वाटर लेवल जो होता है पौधों के रूट जोन डेप्थ से ऊपर आ जाता है। मान लीजिए पौधे हैं, ठीक है, कोई पौधा है, इसका रूट जोन डेप्थ यहाँ तक है, अब वाटर टेबल क्या हुआ, यहाँ तक आ गया। अब क्या होता है कि जो वाइड्स होते हैं सॉइल के कणों में के बीच में, जो वाइड्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो वाइड से क्या होता है, एयर जाता रहता है पौधों की जड़ों तक। तो जब पानी भर जाएगा तो एयर नहीं जा पाएगा, जिससे जड़ों का एरिएशन नहीं हो पाएगा, और एरिएशन नहीं हो पाएगा, पौधों को मतलब हवा नहीं प्राप्त होगी, तो कैसे वो लोग जो है ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है वाटर लॉगिंग की समस्या। तो हमको कुल मिला के वाटर टेबल को जो है रूट जोन डेप्थ से नीचे लाना होता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है कि वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको यही करना होता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following quantities is desirable for good surveyor telescope? सर्वेयर टेलीस्कोप अगर है आपका, तो उनमें देखो उसकी क्वालिटी क्या है। इसमें जो है 3 दोष दिए हुए हैं, उसके 3 दोष दिए हुए हैं, और एक उसका गुण दिया हुआ है। तो उस गुण को बताना इसमें से कौन सा। एक है क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, हर रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अगर किसी लेंस से हम जो है कोई मतलब प्रकाश की किरण जो है क्या करते हैं, भेजते हैं, तो हर रंग की जो है तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। तो क्या होता है, जब क्रोमैटिक एब्रेशन होता है, जब ये आपके मतलब कहते हैं दोष होता है लेंस में, क्या करता है कि कोई जो है कलर वाली रेज यहाँ पे कट कर जाएगी, कोई कलर वाली यहाँ पे कट कर जाएगी, कोई कलर वाली यहाँ पे कट कर जाएगी। इससे क्या होगा कि कोई भी इमेज हमको क्लियर नहीं दिखेगी। इमेज क्लियर नहीं दिखेगी तो हमारा जो है लेंस लगाना बेकार हो गया। ठीक है, हम लेवलिंग कैसे करेंगे फिर। दूसरा है एक्रोमैटिज्म। एक्रोमैटिज्म में क्या होता है कि ऐसा लेंस जो जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन ना पाया जाता हो, तो वो एक्रोमैटिज्म कहलाता है, उस लेंस की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला है वेरी हाई मैग्निफिकेशन। वेरी हाई मैग्निफिकेशन हो जाएगा तो जो इमेज होगी आपकी ब्लर्ड आती है, क्लियर नहीं दिखती है। स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल में क्या होता है कि जो इमेज होती है आपकी वो गोलाकार दिखने लगती है। ठीक है, इस टाइप का। ठीक, तो आपका एक्रोमैटिज्म हो जाएगा, जो टेलीस्कोप का प्रॉपर्टी है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बाय लॉज, व्हाट इज अ बिल्डिंग कॉल्ड व्हेन द आउटर फेस ऑफ एनी ऑफ इट्स वॉल इज ऑन द स्ट्रीट बाउंड्री। देखिए इसमें कैबिन दिया हुआ है, बरसाती दिया है, बालकनी दिया है, ये सब आपके क्या है, बिल्डिंग के पार्ट्स हैं। लेकिन जो एबट है वो बिल्डिंग बाय लॉज के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसने कहा कि स्ट्रीट से लेके और वॉल के फेस तक के जो होते हैं बाय लॉज के अकॉर्डिंग, उसको क्या कहते हैं, तो उसे एबट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, इन अ हाईवे एन असेंडिंग ग्रेडियंट एंड डिसेंडिंग ग्रेडियंट समथिंग डिटरमाइन द डेविएशन एंगल। आपको पता होगा डेविएशन एंगल जब आप निकालते हैं, जब आप जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो भी आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सॉरी सबमिट कर्व और वैली कर्व को जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपको डेविएशन एंगल निकालने की जरूरत होती है। तो कह रहा है कि एक असेंडिंग है, दूसरा डिसेंडिंग है, तो जो आपका डेविएशन एंगल होता है वो n1 - n2 होता है। ठीक है,
N1 माइनस N2 होता है। अगर आपका एक असेंडिंग है दूसरा डिसेंडिंग है तो असेंडिंग पॉजिटिव होता है लेकिन डिसेंडिंग क्या होता है, निगेटिव होता है। तो माइनस N2 हो जाएगा, तो डेविएशन एंगल हो जाएगा N1 प्लस N2, ठीक है। अब इस कंडीशन में N1 आपका क्या है 1/100 प्लस 1/80, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 बाई समथिंग आएगा। कितना आ रहा है 9/400। एक मिनट कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 800, इसको लिख लीजिए 80 प्लस 100 180/800 8000 होगा, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ पे 9/400, ठीक है। 9/400 आपका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू इरिगेशन एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इनटू द रूट जोन्स, मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना वाटर रूट जोन में स्टोर हुआ, एंड द जोन्स ऑफ द क्रॉप, द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इनटू द फील्ड। देखिए हमने आपको इरिगेशन एफिशिएंसीज पढ़ाई है, सारी एफिशिएंसी पढ़ाई है। अब हमको बताइए आप कि ये जो है रूट जोन डेप्थ में वाटर स्टोर हो रहा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, जितना फील्ड में आपने डिलीवर्ड किया। तो ये जो है कौन सी एफिशिएंसी होती है, ये होती है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, मतलब कहने का है कि कितना वाटर जो है पौधों के लिए अप्लाई हुआ, एप्लीकेबल हुआ, मतलब कितना पौधों ने इसको यूज किया। यूज का तो यूज एफिशिएंसी हो जाएगा, लेकिन कितना एप्लीकेशन हुआ, ठीक है। तो ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होती है कि जो है आपका वाटर सोर्स होता है, रिजर्वायर हो गया, रिवर हो गया, जो भी हो गया, वहां से कैनाल में जितना वाटर छोड़ा गया वो वाटर और कितना यहाँ पे पहुंचा फील्ड में, ठीक है। तो जितना पहुंचा अपन, जितना छोड़ा गया, इसका जो रेशियो होगा वो वाटर कन्वेंस होगा। वाटर यूज क्या हुआ कि जो बेनिफिशियली रूप से वाटर के द्वारा यूज किया जाता है वाटर, वो एफिशिएंसी जो कहलाती है वाटर यूज एफिशिएंसी कहलाती है। वाटर स्टोरेज क्या कहलाता है कि मान लीजिए आपके रूट जोन डेप्थ में x जो है गहराई तक पानी जो है स्टोर हो सकता था, लेकिन स्टोर हुआ y, तो y/x × 100 करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज अ ड्राई यूनिट वेट इज 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डी आपको दिया है 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, जी दिया है आपका 2.65, ठीक। और क्या कह रहा है, इफ द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9,810, ठीक है। गामा डब्ल्यू दिया है आपका 9,810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट आपको ज्ञात करना है। पहले दे दिया सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, यानी सैचुरेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 दिया है। आपने पढ़ा है ओमेगा बराबर SC/G, तो यहाँ पे S1 हो जाएगा, ओमेगा बराबर E/G। जी आपको पता है E निकल जाए कैसे, गामा डी बराबर होता है G गामा W अपॉन 1 प्लस E, ठीक है। तो गामा डी आपका क्या हो जाएगा 18,000, जी आपका 2.65 दिया है, गामा डब्ल्यू 9,810 दिया है, 1 प्लस ई, यहां से ई कैलकुलेट कर लेंगे आप और ई को यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे वाटर कंटेंट आपको पता चल जाएगा। निकाल के बताइए कितना आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, 17%, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17% मतलब 0.17। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the common scale adopted in the form of representative fraction for the forest map? आपको फॉरेस्ट मैप के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जो है फ्रैक्शन यूज करेंगे, RF कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट मैप का अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो बताइए कौन सा करेंगे। हाँ 1 in 25,000, कितना करेंगे 1 in 25,000, ठीक है। ये आप यूज करेंगे, ठीक है। इसका टेबल मैंने आपको दिया था, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे तो उसमें जो दिए थे उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a method in which the plinth area of a building is measured and then multiplied by the current plinth area rate। हमने आपको टाइप्स ऑफ एस्टीमेट बताया, तो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में एक प्लिंथ एरिया एस्टीमेट था। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में क्या करते हैं हम, प्लिंथ एरिया को कैलकुलेट करते हैं और उस क्षेत्र में एक मतलब यूनिट प्लिंथ एरिया का रेट याद कर लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके हम
क्या करते हैं, एस्टिमेशन का कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो वही एस्टिमेट फ्रॉम द प्लिंथ एरिया बेसिस। ठीक, अगला क्वेश्चन है, an open tank contains 60 centimeter of water covered with 30 centimeter of oil of specific gravity 0.8, the pressure intensity recorded at the bottom of tank। ठीक है, आप बताइए हमको, एक टैंक है, एक टैंक है, इस टैंक में कह रहा है वाटर भरा है 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर क्या भरा हुआ है, ऑयल, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। आपको पता है वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, ऑयल का दिया है 0.8। 60 सेंटीमीटर वाटर भरा हुआ है आपका, 30 सेंटीमीटर ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, ये वाटर है, ये ऑयल है। अब हमको बताइए वाटर ऊपर होगा कि ऑयल ऊपर होगा? भाई जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी वो ऊपर ही तो रहेगा। तो वाटर पहले से जो है 60 सेंटीमीटर तक भरा रहेगा, यहाँ तक वाटर भरा रहेगा। अब इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर तक ऑयल होगा 0.8 वाला। ठीक है, तो अब हमको बताइए, अब यहाँ पर आपको बॉटम पर क्या निकालना है, बॉटम पर आपको क्या निकालना है, प्रेशर इंटेंसिटी रिकॉर्डेड, प्रेशर इंटेंसिटी याद करना है आपको। तो क्या होता है प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर याद करना है। ठीक है, तो हमको ये बताइए, आपको पता है S1 H1 आपको पता है ना, S1 H1 प्लस S2 H2, ये तो वाटर के हेड में, मतलब हेड ऑफ जो है लिक्विड आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे S को रो जी H1 प्लस रो जी H2 करेंगे तो ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो भी करेंगे आ जाएगा। अब हमको डेंसिटी कैसे पता चले, तो देखिए पहला अगर वाटर की देखें तो 1000 हो जाएगी गुणे 9.81 इंटू H1 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर। ठीक है, प्लस अब इसकी डेंसिटी कैसे पता चलेगी, 0.8 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी डेंसिटी निकल आएगी, और इंटू 9.81 इंटू H 0.3, 30 सेंटीमीटर है तो 0.3 मीटर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके बॉटम पर क्या निकल आएगा, प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक, कैलकुलेट कर लेंगे ना आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, which are the following river in alluvial floodplains flows in 2 or more channels around alluvial island। हमने जब आपको इरिगेशन पढ़ाया तो उसमें टाइप्स ऑफ रिवर्स को हमने बताया था, तो उसमें बहुत सारी रिवर का टाइप हमने बताया था। ठीक है, तो उसी में से एक वर्जिन रिवर होता है। वर्जिन रिवर क्या होता है, ये ऐसी एरिया में, जैसे राजस्थान हो गया, एरिड एरिया, मतलब रेगिस्तानी एरिया में, जहाँ पे पहले जो नदी में कोई पानी नहीं होता है, वो सूखी होती है। कब तक, जब तक वो किसी नदी या किसी भी वाटर सोर्स से मिल नहीं जाती, तो उन रिवर को हम वर्जिन रिवर कहते हैं। ठीक है, ब्रेडेड रिवर क्या होती हैं, वह रिवर जिनके रास्ते में अगर कोई आइलैंड जो है एलुवियल आइलैंड आ जाए तो क्या होता है, वो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो उन्हें हम ब्रेडेड रिवर कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा, क्योंकि इसमें वही पूछा गया है कि एलुवियल रीजन में, तो देखिए मान लीजिए कोई रिवर बह रही थी। ठीक है, तो इसके अगर रास्ते में क्या हुआ, कोई बहुत सारे जो है आइसलैंड आ गए, कह सकते हैं कौन से जो है एलुवियल, तो पहले तो धारा ऐसे जा रही थी, लेकिन फिर अब इसके अराउंड बहने लगेगी, कई सारी धाराओं में बढ़ जाएगी नदी को, छोटी छोटी धाराओं में, तो इन्हीं को हम ब्रेडेड रिवर कहते हैं। फ्लैशी रिवर क्या होता है, फ्लैशी रिवर वह रिवर होती हैं जिनके जो है क्या होता है कि बाढ़ के कारण अचानक उनके लेवल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें फ्लैशी रिवर कहते हैं। टिडल रिवर क्या कहते हैं, टिडल रिवर में वाटर का लेवल या डिस्चार्ज जो है टाइडल पर ही जो है निर्भर करता है। ठीक, तो इसका आंसर ब्रेडेड रिवर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 10-262-1982 व्हाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC ग्रेड C। देखिए 10-262-1982 के अकॉर्डिंग जो है जो OPC है उसको कितने भागों में बांटा गया है, A, B, C, D, E और F, इतने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इसको 32 से 35, 32.5 से जो है 37.5, 37.5 से 42.5, 42.5 से 47.5 और 47.5 से जो है 52.5, 52.5 से 57.5 और 57.5 से 62.5। इसमें सब आप मेगा पास्कल जोड़ दीजिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये होता है OPC का ABC के अकॉर्डिंग, मतलब IS 10-262-1982 के अकॉर्डिंग इनको A से F तक बांटा गया है। इनकी स्ट्रेंथ तो ग्रेड C की पूछा है, तो ग्रेड C की क्या होगी, 42 से 47 होगी। कितना होगी, 42.5 से 47.5 एमपी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
Identify the correct statement pertaining to Blick's creep theory. Use the design of impervious floor for structure found on pervious soil. देखिए हमने आपको बताया था क्रीप थ्योरी, तीन जो है इंजीनियर्स थे जिन्होंने क्रीप थ्योरी को दिया। एक थे आपके ब्लिक्स, ठीक है, एक थे आपके लेंस और एक आपके खोसला साहब थे, ठीक है। इन तीनों की थ्योरी में अंतर क्या था? ब्लिक्स ने कहा कि जो क्रीप होता है, मतलब आप कह सकते हैं अपलिफ्ट होता है, अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है वो क्रीप लेंथ के डायरेक्टली, मतलब इन्होंने इनका स्टेटमेंट जो था वो हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? क्रीप लेंथ के। इनके अकॉर्डिंग हेड लॉस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ के था। और क्रीप लेंथ क्या थी? फाउंडेशन के प्रोफाइल को डायरेक्टली क्या करती थी, जो है मतलब जैसे आपकी फाउंडेशन की कोई प्रोफाइल ऐसे है तो इस प्रोफाइल को फॉलो करते हुए जो है क्रीप होता था। ये था ब्लिक्स का थ्योरी, ठीक है। और ब्लिक्स के थ्योरी का सबसे बड़ा खासियत क्या था कि जो हेड लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? क्रीप लेंथ के, ठीक। दूसरा लेंस की थ्योरी क्या आई? लेंस ने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल जो आपका क्रीप होता है वो अपलिफ्ट प्रेशर के लिए कम रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके तुलना में? वर्टिकल क्रीप की। मतलब अगर आपकी कोई ये फाउंडेशन है, ये आपकी कट ऑफ है, ठीक है, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल क्रीप होगा वो क्रीप जो है वर्टिकल क्रीप की तुलना में कम प्रभावशाली होगा अपलिफ्ट के लिए। और इन्होंने क्या कहा, जो है वेटेज दिया कि आपका जो हॉरिजॉन्टल क्रीप होता है वो 1/3:1 वर्टिकल, मतलब एक अगर वर्टिकल चल रहा है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल का 1/3 ही पार्ट आपका अपलिफ्ट में भागीदारी करेगा। और खोसला साहब ने कहा, उन्होंने कोई क्रीप लेंथ लिया ही नहीं, उन्होंने कहा जो क्रीप होता है वो किसी क्रीप लेंथ को या किसी भी प्रोफाइल को फॉलो करते हुए नहीं चलता, बल्कि जो है किसको फॉलो करता है? जो आपका क्रीप होता है वो फॉलो करता है सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस को फॉलो करते हुए चलता है, ठीक। तो आपका जो है ब्लिक्स थ्योरी के अनुसार हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, if the pH value of water is more than 8.5 then which of the following chloramine will be formed? देखिए अगर आपकी pH वैल्यू 8.5 से अधिक है तो आपको ओनली मोनोक्लोरामाइन जो है आपका क्या होगा? फॉर्म्ड होगा, ठीक है, ओनली मोनोक्लोरामाइन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following sentence is incorrect in the case of mortar? मोटार के केस में कौन सा जो है सही, जो है गलत है? लिखा है इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ माइका इफ द प्रेजेंट कंसीडरेबली लोअर द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एडवर्सली अफेक्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही। आपको जानते हैं अगर आपके माइका प्रेजेंट है मोटार में तो क्या होता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को तो कम करता है, प्लस जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी कम कर देता है, ठीक है। दूसरा है इट रिक्वायर्स अबाउट ट्वाइस एज मच सीमेंट produce mortar of a given strength when fine sand is used as it does with coarse sand। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप जो है फाइन सैंड को, अगर आप कोर्स सैंड की जगह पे फाइन सैंड को प्रयोग करेंगे तो सीमेंट का कंटेंट ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि फाइन सैंड का जो है क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है और उसको वेट करने के लिए ज्यादा मोटार की आवश्यकता होगी, ज्यादा सीमेंट कंटेंट की आवश्यकता होगी। दूसरा भी सही है, सीमेंट लाइम मोटार आर हेल्पफुल इन ऑटोजेनियस हीलिंग ऑफ क्रैक। जो सीमेंट और लाइम मोटार होता है वो क्या करता है, जो क्रैक्स उत्पन्न होते हैं उनको मतलब खुद ही जो है उसका ट्रीटमेंट कर देता है। मतलब कह सकते हैं कि जब आप सीमेंट और लाइम मोटार दोनों एक साथ यूज करते हैं, गेज मोटार जिसको बोलते हैं, वो जो है क्रैक कम उत्पन्न करता है, ठीक है। तो तीसरा भी सही है। चौथा आपका गलत है, देयर इज अ गेन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ लेस देन 25% सीमेंट बाय हाइड्रेटेड लाइम। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द फैक्टर्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम M20 ग्रेड कंक्रीट है आपकी, या फिर 415 ग्रेड का स्टील है और 350 mm गुणे 650 mm का कॉलम है आपका, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ स्टील जो ली गई है वो मिनिमम आपको पता होगा, जब मैंने पढ़ाया एस्टिमेटिंग में भी बताया है आपको, जो कॉलम के लिए जो परसेंटेज ऑफ स्टील ली जाती है 0.8% से 6% के लिए ली जाती है। मिनिमम आपका कितना होगा, 0.8%। अब हमको बताइए 0.8% किसका, ग्रॉस एरिया का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा जो फैक्टर्ड लोड PU होता है वो क्या होता है, 0.4 FCKAG प्लस 0.67 FY into ASC, ठीक है। यही तो होता है 0.4 FCKAG प्लस 0.67 FYAC। इसको आप लिखते भी ऐसे भी लिखते हैं 0.67 FY माइनस 0.4 FCK into AG,
ASC, ठीक है। तो आप दोनों की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ASC जो आपका आता है वो कितना आएगा, AG इंटू 0.8 कर देंगे आप, AG इंटू 0.8 कर देंगे, ठीक है, बटे 100, ठीक है, 8% का। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, जो है ASC मिल जाएगा। यहाँ से ASC की जगह पर इसको रख देंगे, ठीक है। ASC की जगह पर लिख देंगे AG इंटू 0.8/100, ठीक है। तो इस मिनिमम जो है टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के आधार पर जो है आपका फैक्टर्ड लोड निकल आएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which technique of water distribution in farms is also called trickle irrigation? ये क्वेश्चन हमें लग रहा है लगभग सारे एग्जामों में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा भी जाएगा। देखिए, तो वेंडर चेंज नहीं हुआ तो पूछा ही जाएगा। Which technique of water distribution in farms also called trickle irrigation? देखिए, जो आपकी ड्रिप इरिगेशन होती है जिसमें पौधों के रूट जोन तक डायरेक्टली पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं। फ्री फ्लडिंग में क्या होता है कि ग्रेविटी के द्वारा जो सिंचाई किया जाता है, पानी को छोड़ दिया जाता है, फ्रीली जो है फ्लो करता है फील्ड में। स्प्रिंकलर में क्या करते हैं कि पानी को जो है कृत्रिम आर्टिफिशियल रेनफॉल कराते हैं, ठीक है। बॉर्डर फील्डिंग में क्या करते हैं, डिचेस बना देते हैं, लेवीज बना देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लेवीज जिसे मेड़बंदी कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो वो बना देते हैं, उससे आप क्या करते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर timber grading if the modulus of elasticity in bending is between 5.6 to 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए, जो टिम्बर को 3 ग्रेड में बांटा गया है उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर, एक ग्रेड A है, एक B है, एक C है। जब आपका 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से अगर ज्यादा है तो एक में आएगा, और अगर आपका 12.5 से 9.8 के बीच में है तो B में आएगा, और आपका 5.6 से 9.8 के बीच में है तो किस में आएगा, D में आएगा। तो वही पूछा, सॉरी C में आएगा। तो 5.6 से 9.8 वाला किस में आएगा, ग्रेड C में आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर इज यूज्ड एज अ टाई मेंबर, ठीक है, टाई मेंबर यानी टेंशन मेंबर के रूप में यूज किया गया इन रूफ ब्रेसिंग सिस्टम एंड मे बी सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड। विंड लोड आ गया, इसमें जिक्र कर दिया। अगर रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस की बात करता लेकिन विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को छोड़कर बात करता तो आपका जो है 180 हो जाता लेमडा यानी तनुता अनुपात, लेकिन इसने कह दिया कि विंड लोड के कारण तो तनुता अनुपात आपका 350 आ जाएगा इसके केस में। फिर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ मेंबर। तो आपको पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन के मिनिमम, ठीक है, और इक्वल टू 350। अब बताइए हमको, जो सर्कुलर शेप होता है उसका के मिनिमम कितना आता है, d/4 यानी 20/4 यानी 5 mm। 5 mm आ जाएगा इसके लिए। तो L इफेक्टिव अपॉन 5 इक्वल टू 350 करेंगे 1750 mm आ जाएगा। करके देख लीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज क्या होता है, फुटकर कार्य, फुटकर खर्चे, मतलब आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अनिवार्य होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप एस्टिमेट में नहीं ऐड कर सकते उसको, ठीक है। तो उसके लिए अलग से 3 से 5% ऐड किया जाता है, ठीक है, 3 से 5%। तो लास्ट जो है ऑप्शन पढ़िए, द इंसिडेंशियल चार्ज ऑफ मिसकैलेनियस कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी सब हेड बट द कॉस्ट इज एडेड। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो है ऐसा चार्ज जिसको किसी मतलब एक मद में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको जो है एस्टिमेट में ऐड करना जरूरी होता है। ये इसेंशियल खर्चा होता है, जरूरी खर्चा होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एक्ट एज एन एक्सीलरेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास एंड एन एक्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द विल बी हार्मफुल। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्लास के निर्माण प्रक्रिया में आपका क्या कर रहा है, एक्सीलरेटर का कार्य कर रहा है, और इसकी मात्रा अगर अधिक हो जाए तो ये हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो कूलेट्स और लाइम होता है ये फ्लक्स का कार्य करता है, जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको कम दाब पे जो है पिघला देता है, ठीक है। तो कूलेट और लाइम होगा आपका फ्लक्स की तरह कार्य करेगा। पोटास आपका क्या करता है, पोटास आपका जो है ग्लास को फायर रेजिस्टेंट बनाता है। क्या बनाता है, फायर रेजिस्टेंट बनाता है। और जो सोडा होता है आपका क्या करता है, एक्सीलरेटर की तरह कार्य करता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि A 1 meter long steel rod with cross sectional area 20 mm into 20 mm is subjected to tensile force of 40 kN. Determine the elongation of the rod if the modulus of elasticity is 200 GPa। ठीक है, तो आपको पता है
कि जो डेल्टा एल होता है आपका वो क्या होता है एफ एल अपॉन ए ई, ठीक है। तो एफ आपका 40 किलो न्यूटन दिया है, एल 1 मीटर दिया है, ए आपका 20 mm इंटू 20 mm दिया ही है, जी ई दिया है 200 GPa। अब यूनिट चेंज करके आपको रखना है, आपका ये काम है, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका जो है क्वेश्चन पेपर उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है अ सिटी हैज पॉपुलेशन ऑफ 10,000 विथ एन एरिया ऑफ रैपिड फिल्टर एज टू 20 मीटर स्क्वायर एंड एवरेज फिल्ट्रेशन रेट 4000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिमांड। देखिए इसमें एवरेज फिल्ट्रेशन रेट की बात किया है और आपको ज्ञात क्या करना है, एवरेज को ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पहले जो निकल के आएगा वो मैक्सिमम आएगा, उसको फिर 1.5 से भाग देंगे तब आपका क्या हो जाएगा एवरेज। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए लिखा है 4000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर इंटू अगर आप क्या कर दें 20 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 80,000 लीटर पर आर। लेकिन अगर इसमें हम 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 192,000 लीटर पर डे, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ 192 नहीं होगा, 80 इंटू 24 करिए अभी, ठीक है। और अब आप इसको क्या करिए, अब आप इसको पॉपुलेशन से भाग दे दीजिए, ठीक है। 10,000 आपकी पॉपुलेशन है ना, 10,000 से भाग दे दीजिए तो ये पर कैपिटा भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब निकल के आएगा 122 लीटर पर डे पर कैपिटा, है ना, ये आएगा आपका। अब इसको 1.5 से भाग दे देंगे तो 128 लीटर पर आर पर डे पर कैपिटा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि वहां पे लास्ट में आपको 1.5 से डिवाइड करना है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो आपका टोटल प्लिंथ एरिया अपॉन प्लॉट एरिया। टोटल कवर्ड एरिया वही कवर्ड एरिया, प्लिंथ एरिया एक ही बात हुई, और अपॉन प्लॉट एरिया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is advantage of tile drainage? टाइल ड्रेनेज क्यों लगाते हैं, देखिए फील्ड में इसको लगाया जाता है। हमने आपको बताया था कि वाटर लॉगिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो टाइल ड्रेनेज के द्वारा भी जो है कंट्रोल किया जाता है। देखिए कैनाल की लाइनिंग करेंगे आप तो भविष्य में वाटर लॉगिंग नहीं होगी, लेकिन अगर अभी वाटर लॉगिंग होगी तो उससे कैसे निजात पाया जाए, तो हम क्या करते हैं कि टाइल ड्रेन्स बिछा देते हैं। टाइल ड्रेन से क्या होता है, पानी जो होता है जो भी रूट जोन में ग्रेविटी वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, जो पौधों के लिए आपका डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता। तो देखिए लास्ट ऑप्शन ये दिया है, इट रिमूव्स द फ्री ग्रेविटी वाटर दैट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट्स, यही लिखा हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए और सब इसमें गलत दिए हैं। इट डिक्रीज एयर सर्कुलेशन, नहीं, ये सर्कुलेशन एयर सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इट डिक्रीज बैक्टीरियल एक्टिविटी, ये भी गलत है, बैक्टीरियल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। इट डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल को कोई कैसे डिक्रीज करता है, वो तो हमेशा एक ही रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रफ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द फर्स्ट क्लास बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया आपको 100 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, रेट दिया है यार 600 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है, और 20 देखिए जो आएगा उसमें आप क्या कर रहे हैं, लास्ट में 20% आप बढ़ा देंगे, ठीक है। जो भी आएगा लास्ट में आप क्या करेंगे, उसमें 20% आप इंक्रीज कर देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल आएगा। कर लेंगे कि नहीं, हाँ कर लेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है ऑन अ रफ ट्रेन व्हाट विल बी द अचीवेबल एक्यूरेसी इन चेन अंडर कंडक्टिव कंडीशन, ठीक है। अंडर कंडक्टिव कंडीशन, देखिए रफ ट्रेन की बात करें तो 1/250, कितना 1/250 चैन सर्वे के लिए, ठीक, इसको याद कर लीजिए। लिखा है हाइड्रोलिक जंप 4.5 से 9 के बीच में, इसको हम कितनी बार आपको करा चुके हैं, एक बार और। अगर आपका फ्राउड नंबर 1 से कम है तो जंप नॉट पॉसिबल, 1 से 1.75 के बीच में है, ठीक है, 1.7 के बीच में है अगर 1 से, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होता है ऑन्डुलर जंप। अगर 1.7 से 2.5 के बीच में है तो वीक जंप होता है, और 2.5 से 4.5 के बीच में है तो क्या होता है, ऑस्किलेटिंग, ठीक है। अगर यही 4.5 से 9 के बीच में है तो स्टेडी, और ग्रेटर देन 9 है तो क्या, स्ट्रॉन्ग, ठीक। इसको रट लीजिए आप लोग, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्री सेटलिंग पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड। देखिए कोई सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली सेटल कर रहे हैं तो उस सेटलिंग को कहते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग, और जो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं उन्हें कहते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल, ठीक।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर 30 डिग्री क्रैंक 30 डिग्री क्रैंक और बेंड अप बार इज इंक्लाइंड लेंथ ऑफ क्रैंक। देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, कोई 30 डिग्री क्रैंक है, ठीक है, क्रैंक, इसको हम एस्टिमेटिंग में पूरा बढ़ाएं कि 30 डिग्री 40 डिग्री पर 30 डिग्री 45 डिग्री पर अगर कोई क्रैंक लेंथ है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा लंबाई कितनी जो है ऐड होती है। तो देखते हैं 30 डिग्री आपका क्या है, क्रैंक है, ये क्रैंक की लंबाई हो गई, ये इफेक्टिव डेप्थ होता है आपका, ठीक। तो देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये तो पूरा आपका एल आएगा, ठीक है, ये आपका एल आएगा, ये आपका जो है जो भी आएगा उसमें से अगर इसको घटाएंगे तो एल माइनस जो भी आएगा एक्स मान लेते हैं, तो एल माइनस एक्स होगा जो ये दूरी, यही आपकी क्या कहलाएगी, बढ़ी हुई लंबाई। तो दोनों साइड इसको बढ़ा देंगे तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्स देखिए आपको ये पता है डी, तो इसको निकालना है, तो tan 30 बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री आपका होता है, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी d बाई एक्स, तो x बराबर हो जाएगा d बाई tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो √3 ऊपर हो जाएगा तो √3d आ जाएगा, मतलब x बराबर 1.732d, यही हो जाएगा। अब हमको बताइए कि बढ़ी हुई लंबाई कितनी हो जाएगी, बड़ी, अब क्रैंक लेंथ की बात किया है, देखिए इसमें क्रैंक लेंथ पूछा है तो ये भी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो sin 30 आप लगा दीजिए, sin 30 बराबर हो जाएगा d बाई एल, तो l बराबर हो जाएगा d बाई sin 30, और sin 30 का मान 1/2 होता है तो ऊपर जाके 2d हो जाएगा, तो क्रैंक लेंथ इसका आंसर आपका 2d हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कितना लंबाई बढ़ेगी एक साइड पर, तो देखिए इतना हो गया, अब लंबाई बढ़ी l माइनस जो है x करना है आपको, तो l आपका कितना है 2d माइनस 1.732 जो है d, इसका मतलब 0.27, कितना 2 में से 1.73 घटाइए तो कितना आएगा, वही 0.27d करके आएगा, ठीक। कहीं कहीं इसको 0.3d भी दिए रहते हैं तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो होती है 0.2d। और अगर आप 45 डिग्री क्रैंक है तो कल निकलवाए थे उसके लिए 0.42d, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर ऑफ स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज, अगर आपकी बासी सीवेज है, मतलब कह सकते हैं पुरानी सीवेज है आपकी, स्टेल और सेप्टिक है, तो उसके कलर कैसा होगा, ब्लैक और डार्क ब्राउन, कैसा, ब्लैक और डार्क ब्राउन हो जाएगा, ठीक। लिखा है अ प्रॉपर्टी फेचेस 9000 डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनएम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। बहुत आसान है, कैपिटलाइज वैल्यू आपको हम कैलकुलेट करना बता चुके हैं एस्टिमेटिंग में। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैपिटलाइज वैल्यू होता है आपका 100, देखिए होता है आपका जो भी प्रॉपर्टी का मूल्य है, ठीक है, मान लीजिए सी इसका मूल्य है इंटू ईयर परचेज, और सी आपका कितना दिया है 9000 दिया है, और ईयर परचेज क्या होगा 100 बाई आर परसेंटेज, तो 9000 इंटू 100 बाई 8%, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, हाँ 1,12,500 रुपए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैल्साइन प्रोडक्ट इन द सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज, सीमेंट प्रोडक्शन में जो कैल्साइन प्रोडक्ट होता है, तो जो गोल गोल प्राप्त होता है ना आपको क्लिंकर, उसी को कहते हैं कैल्साइन प्रोडक्ट, इसी को पीस कर फिर सीमेंट बनती है, ठीक है, तो क्लिंकर कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड axial load to stress induced due to gradually applied axial load on a bar is, रेशियो आप किसका ज्ञात करना है, स्ट्रेस का ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको एक चीज बताइए आप, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, ठीक है, फोर्स बाई एरिया। आपको देखिए कह रहा है कि द रेशियो स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड axial load on to the stress induced due to gradually applied axial load on a bar। देखिए एरिया आपका दोनों के लिए सेम होगा, एरिया दोनों के लिए सेम होगा कि बार का डायमीटर क्योंकि सेम है, तो सिग्मा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा। अब देखिए जब आप सडनली लोड लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो एवरेज लोड आता है आपका, एवरेज लोड, देखिए जब सडनली लोड लगाते हैं तो स्टार्टिंग में भी W होता है और लास्ट में भी W होता है, तो एवरेज लोड W/2 W प्लस W/2 यानी W एवरेज आपका किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा सडनली के लिए, ठीक है, सडनली के लिए, तो क्या हो जाएगा W। अगर लेकिन ग्रेजुअली लगाते हैं तो पहले 0 रहता है, फिर धीरे धीरे W तक बढ़ता है, तो जो आपका एवरेज लोड आता है वो W/2 आता है, ठीक है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, फोर्स के। तो आपको पूछा है कि जो है सडन पहले कर रहा है, तो सडन
के लिए आपका हो जाएगा W, और ग्रेजुअल के लिए हो जाएगा W/2। इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो W कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझ रहे, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which shaped lines indicate the presence of ridge? ठीक है, मतलब रिज लाइन किसके द्वारा? U शेप। U देखिए उसको तुरंत रिज लाइन को जो है क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज बाय कनेक्टिंग पैरेलल। देखिए पाइप, अगर आपकी दो पैरेलल पाइप्स हैं तो इन पैरेलल पाइप के लगाने से जो मेन पाइप में होता है डिस्चार्ज का मान बढ़ जाता है। अभी हमने जब फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ाया तो उसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बताया हमने, तो उसमें यही बताया कि अगर आप पैरेलल पाइप लगाते हैं तो जो मेन पाइप का डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लिखा है एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग। देखिए दो प्रकार की वाइडनिंग होती है, एक मैकेनिकल वाइडनिंग होती है, एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है। तो जो मैकेनिकल वाइडनिंग होती है वो ऑफ ट्रैकिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है, उसकी वैल्यू होती है NL²/2R। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी वाइडनिंग जो है व्हीकल के एक्सल लेंथ पर डिपेंड करती है। तो ये L इसी में है, तो ये भी मैकेनिकल, ये मैकेनिकल वाइडनिंग है। और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग आपकी होती है B/2.64√R। ठीक, तो ये दोनों को ऐड करके आपको टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकल के आती है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? मैकेनिकल वाइडनिंग। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ पार्टिकल हैज द लीस्ट सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। देखिए जो पहला है फाइन क्ले और सिल्ट। फाइन क्ले और सिल्ट क्या होता है कि तली में जम जाते हैं तो ये जल्दी यहाँ से रिमूव नहीं होते हैं, तो इनकी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी सबसे कम होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ M20 ग्रेड, इसका टेबल हमने आपको प्रोवाइड किया है, आप इसको रट लीजिए। ठीक है, M20 के लिए हमने बताया था 1.2 N/mm²। ठीक है, तो इसको आप रट लीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि जो है बॉन्ड स्ट्रेस वगैरह का जो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आपको IS कोड से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, CT और RCC से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लिखा है शारदा स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी शारदा हमने बोल दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? देखिए जो FM होता है, जो मीन स्ट्रेंथ होती है FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो जो मीन स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, तो वही चीज पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो किसके होता है? मीन स्ट्रेंथ के। ठीक, लिखा है द लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन हाईवे फॉर कैलकुलेशन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए जो फ्रिक्शन लिया जाता है 0.35 से 0.4 लिया जाता है, लेकिन वहीं अगर आपका जो है सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करना है तो 0.15 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 0.15। ठीक, अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ सीव यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट हो या प्लास्टिक लिमिट हो, जो भी आपका लिमिट अगर आया तो 425 माइक्रोन की सीव यूज होती है। क्या? 425 माइक्रोन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है द मिनिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड ऑफ एनी होल टू नियरेस्ट एज ऑफ प्लेट फॉर सीयर्ड और हैंड फ्लेम कट। देखिए अगर हैंड फ्लेम कट की बात किया है, इसमें किसकी बात किया है? हैंड फ्लेम कट। ठीक है, तो हैंड फ्लेम कट की बात किया तो 1.7D, हम लोग 1.5D एज डिस्टेंस याद करके रखते हैं, लेकिन नहीं 1.7D होगा तब हैंड फ्लेम कट की बात की। ये मशीन फ्लेम कट होता है। ठीक है, और ये होता है हैंड फ्लेम कट। ठीक है, तो हैंड फ्लेम कट के लिए कितना होगा? 1.7D। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है एंड ओवरफ्लो डैम इज आल्सो नोन एज। ओवरफ्लो डैम को और क्या कहते हैं? तो देखिए हमने जब स्पिलवे आपको पढ़ाया था तो बताया था स्पिलवे को ही ओवरफ्लो डैम कहते हैं। और स्पिलवे लगाया कहाँ जाता है? डैम में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? डैम के ऊपर से कभी हम पानी जो है फ्लो नहीं होने देते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रीम साइड में जो है मैक्सिमम जो है रिजर्वायर लेवल से अगर पानी ऊपर हो गया तो हम क्या करते हैं? उस पानी को डाउन स्ट्रीम साइड में भेजने के लिए डैम के किसी साइड में एक ओवरफ्लो डैम बना देते हैं, उसे स्पिलवे कहते हैं, और उससे पानी डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप जो है हार्डन प्रॉपर्टीज ओवर टाइम इज कॉल्ड। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं उनको क्या करने के लिए? मेंटेन रखने के लिए। तो हम करते क्या हैं? काहे पानी छिड़कते हैं सीमेंट कंक्रीट पर? इसीलिए पानी छिड़कते हैं, इसलिए कि जो सारी जो रिएक्शंस होती हैं सीमेंट की उसको कंप्लीट करने के लिए हमेशा पानी अवेलेबल रहे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्योरिंग कहते हैं।
क्वेश्चन है द डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन्स इज डन बाय। पहली बात तो आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन को करने सॉल्व करिए, अगर नहीं आता है तो। देखिए फिल्ट्रेशन, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन कोई भी डिस्पोजल का प्रोसेस नहीं है, फिल्ट्रेशन आपका पानी को फिल्ट्रेट करने का प्रोसेस है, उसके ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। फ्लोकुलेशन भी ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, आप जो है कोई भी फ्लोकुलेटिंग एजेंट मिला के फ्लॉक बना देते हैं, फिर उसका सेडिमेंटेशन करते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन भी आपका ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। तो इसमें डिस्पोजल का प्रोसेस एक ही दिया है, वो भी इंसिनरेशन दिया हुआ है। क्या दिया है? इंसिनरेशन। तो आपको अगर जो है क्वेश्चन नहीं आता तो आप ऑप्शन देख के सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो इसमें इंसिनरेशन हो जाएगा, डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पार्टिकल फ्लो वेलोसिटी अडॉप्टेड फॉर डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर के लिए आपको पता है 0.3 मीटर पर सेकंड। अगर वही बात करें सेडिमेंटेशन के लिए तो 0.3 से 0.9 मीटर प्रति मिनट होता है, 0.3 मीटर प्रति मिनट होता है, ठीक है। यहाँ मीटर पर सेकंड, यहाँ मीटर प्रति मिनट, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 0.25 से 0.3 हो जाएगा। अगला है व्हिच वाइब्रेटर इज यूज्ड टू वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स। देखिए लैब में जो आपका वाइब्रेटर यूज किया जाता है, कंक्रीट क्यूब कहाँ बनेगा? लैब में बनेगा, उसकी टेस्टिंग लैब में की जाती है। तो लैब में जो वाइब्रेटर यूज किया जाता है उसे हम टेबल वाइब्रेटर कहते हैं, टेबल वाइब्रेटर। और प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर क्या होता है? जो आपके फॉर्मवर्क होते हैं उसके किनारों पर, ठीक है, किनारों पर या फिर और प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर का एक जगह और जो आपके प्रीकास्ट स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर यूज किया जाता है। सरफेस वाइब्रेटर, रोड या छत के सतह को। इंटरनल वाइब्रेटर, जब मोटी थिकनेस की कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें हम इंटरनल या नीडल वाइब्रेटर का यूज करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है इफ द क्रेस्ट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ चैनल देन इट इज कॉल्ड। देखिए अगर क्रेस्ट आपका विड्थ के जो है बराबर है तो कहलाता है सुप्रेस्ड वियर, अगर इससे कम है तो नॉन सुप्रेस्ड वियर कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? सुप्रेस्ड वियर कब कहलाएगा? जब इक्वल होगा, और कम होगा तो क्या कहलाएगा? नॉन सुप्रेस्ड वियर। अगला क्वेश्चन है शारदा टाइप फॉल। देखिए जब शारदा टाइप फॉल बनाया जा रहा था क्या कंडीशन आई उसके लिए? कंडीशन ये आई कि जब शारदा टाइप फॉल बनाया जा रहा था तो क्या हुआ कि जो है एक क्ले लेयर मिली, ठीक है, क्ले लेयर मिली कम मोटाई की, उसके नीचे बहुत ज्यादा मोटाई की सैंड लेयर मिल गई, सैंड क्ले। जब आप जो है कोई भी कैनाल बनाते हैं तो सोचते हैं कि जो है इम्परवियस से होकर जाए जिससे सीपेज के कारण लॉसेस कम हो। अगर आप कैनाल सैंड वाले लेयर में बना देंगे तो इसमें तो सीपेज के कारण पूरा पानी लॉस हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी मतलब क्ले वाले में ही रहे, लेकिन हमको फॉल भी बनाना था क्योंकि जो आपका कैनाल का बेड लेवल था वो काफी ज्यादा फिलिंग में जा रहा था। तो हम सोचे लाओ इसको कटिंग करते हैं, कटिंग किए तो इसमें चला आया तो फिर हमारा नुकसान होने लगा। तब हमने क्या दिमाग लगाया, उस समय जो इंजीनियर थे उन्होंने क्या दिमाग लगाया, इस कट को डेप्थ को मिनिमाइज कर दिया उन्होंने। फिर जो है कई स्टेप्स में इसको काटा तो यहाँ तक पहुंचा दिया, और उसके बाद में हमारा जो है इस टाइप के फॉल को शारदा टाइप फॉल कहा जाने लगा, ठीक है। तो शारदा टाइप फॉल बनाते समय क्या ध्यान दिया गया था? डेप्थ मिनिमाइज करने का, ठीक है, मिनिमाइज द डेप्थ ऑफ कटिंग, ठीक। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ NBQ अपॉन CR होता है, ठीक है। तो C क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो जो आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किस पर डिपेंड करता है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताइए। ये जान लीजिए आप अगर सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो आपको फ्री में इतने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे कि आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जरूर देखिए और उसको शेयर करा करिए भाई, बहुत मेहनत हो रही है यहाँ पर, खुद की भी तैयारी चल रही है, आपकी भी हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत का चलिए अपने हिसाब से करिए, ठीक है। धन्यवाद।